नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो सलामत रहे दिल हमारा में। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल की दिल से। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है और इस बार का भी वर्ल्ड हार्ट डे काफी ज्यादा खास है। इस बार जो थीम है वो है यूज हार्ट टू बीट हार्ट ब्रेक। और इस दिन का मकसद है कि हम अपने दिल का खास ख्याल रखें। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो हम लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी हो गया है, उसको थोड़ा सा संभाल कर, उसको थोड़ा दरकिनार रखकर हमें अपने दिल का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और भारत में तो दिल की बीमारी से जुड़े जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और भारत में हार्ट रिलेटेड जो मौतें हैं वो विश्व में सबसे ज़्यादा मानी जाती हैं। तो अपने आज के इस खास शो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिल का ख्याल रखें। हमारे साथ आज इस शो में देश के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि आप अपने दिल का खास ख्याल कैसे रख सकते हैं। उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। भागदौड़ भरी जिंदगी, जबरदस्त तनाव, खराब लाइफस्टाइल और अनियमित खान पान, इन चीजों ने जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो है हमारा दिल। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जो बीमारी पहले ढलती उम्र की मानी जा कुछ जरूरी जानकारी पर एक नजर डाल लेते हैं। बुजुर्गों में अक्सर डीजेनरेटेड हार्ट वाल्व्स टिश्यू होते हैं जिसे एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्गिटेशन जैसे वाल्व डिजीजेस होने का खतरा ज्यादा बना रहता है। इसके अलावा मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ऐसे मरीजों का इलाज करना अब काफी ज्यादा आसान हो गया है। हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज करते समय एक महत्वपूर्ण मंत्र है जो हम आपको बताते हैं, मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस। हमें हमेशा अपने डॉक्टर से विकल्पों के बारे में जरूर बात करनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सा विकल्प है जो कि बेहतरीन है, क्योंकि आजकल जो स्टेंट्स हैं, साथ ही हार्ट वाल्व्स कई प्रकार और डिजाइन के आ चुके हैं, जैसे BRS यानी बायो रिजॉर्बेबल स्कैफोल्ड्स और एडवांस नेक्स्ट जनरेशन DES और इनोवेटिव ट्रांस कैथेटर वाल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि जो हार्ट वाल्व टिश्यूज है उसका इलाज किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर आपके मन में कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट अब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ हैं पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा। ये चेयरमैन है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर चंद्रा, आपका बहुत स्वागत है आज के हमारे इस शो में। साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। डॉक्टर अग्रवाल, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। डॉक्टर रविंद्र सिंह राव हमारे साथ हैं, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर टावर प्रोग्राम। डॉक्टर राव, स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर संगीत वेल्लू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। ये सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई से। आप सबसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर प्रवीण चंद्रा,
हम आपके पास आते हैं और सबसे ज्यादा जो समस्या जिससे जूझ रहे हैं लोग वो है हार्ट ब्लॉकेज से जुड़ी हुई। और हार्ट ब्लॉकेज में ज्यादातर स्टेंट लगाने की डॉक्टर सलाह देते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी है जिसका अब आजकल इस्तेमाल हो रहा है? मेडिकल काफी ज्यादा एडवांस हुआ है, इसमें एब्जॉर्बेबल स्टेंट्स या फिर बीआरएस की काफी ज्यादा आजकल चर्चा है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप जरा कुछ बताएं। यस, ये बहुत ही आपने एक अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट भी हमसे पूछते हैं कि डिसॉल्वेबल स्टेंट है क्या। हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक जो स्टेंट लगाए जाते हैं और जाते थे वो एक मेटल से बनते थे, जो कि पेशेंट की बॉडी में जीवन पर्यंत बने रहते हैं और उसको हमेशा दवा खानी पड़ती थी। कभी कभी उसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते थे। लेकिन अब कुछ सालों में डिसॉल्वेबल स्टेंट यानी बीआरएस इस पद्धति के हिसाब से लाया गया, ताकि वो अपना ब्लॉकेज को रिमूव करने के बाद, हटाने के बाद डिसॉल्व हो जाए। जैसे शक्कर का जो खिलौने होते हैं, जैसे कि वो पहले तो एकदम शेप बना रहता है, उसके बाद डिसॉल्व हो जाते हैं, उसी तरीके से ये स्टेंट अंदर शरीर के डिसॉल्व हो जाते हैं और इसको हम लोग बीआरएस कहते हैं, बायो रिजॉर्बेबल स्कैफोल्ड। डॉक्टर चंद्रा, बीआरएस टेक्नोलॉजी पे मैं फिर से जरा आना चाहती हूँ और ये समझना चाहती हूँ कि आपने कहा था इससे पहले कि ये मेटालिक स्टेंट से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि ये लगाने में कितने आसान है मेटालिक स्टेंट के मुकाबले। जो बीआरएस है उसका प्रोसेस कितना छोटा या फिर कितना लंबा होता है? सो वेरी गुड। अगेन द थिंग इज कि इसके अंदर जो बीआरएस लगाने की प्रक्रिया है या जो स्टेंट लगाने की प्रक्रिया है एकदम बराबर है, बट उसमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बीआरएस दिखता नहीं है, ये एकदम प्लास्टिक जैसा स्टेंट होता है, जबकि वो मेटल वाला स्टेंट दिखता है। तो इसलिए इसको लगाने में हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है कि भाई ये स्टेंट अच्छी तरीकों से पेशेंट की नस के अंदर स्थापित हो जाए और जो वॉल है आर्टरी की और स्टेंट के बीच में कोई भी गैप ना रहे। तो इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज समय के अनुसार इसके अंदर भी उतना ही समय लगता है। जैसे करीब करीब एक एंजियोप्लास्टी में हम लोगों को करीब आधे घंटे लगते हैं पूरे प्रोसीजर में, और इसमें भी उतना ही समय लगता है। डॉक्टर चंद्रा, ये बताइए कि कार्डियक जो डिजीजेस हैं भारत में लगातार ऊंचाई पर है, बढ़ती जा रही हैं। खासतौर पर जिस बीआरएस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, क्या जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट की समस्या है वो इसके आइडियल कैंडिडेट है, या फिर जो बुजुर्ग हैं जिनको हार्ट की समस्या है उन पर भी बीआरएस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो बीआरएस टेक्निक हर पेशेंट में लगाई जा सकती है, चाहे वो ज़्यादा एज के हों या कम एज के हों। मगर ये माना जा रहा है कि जो कम एज के लोग हैं, अगर उनके अंदर कोई ऐसा स्टेंट लगाएं जो कि अपना काम करके ब्लॉकेज को हटा करके गायब हो जाए, तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको बहुत साल आगे जीना है। जो 75-80 साल के लोग हैं, 90 साल के लोग हैं, उनमें अगर हम लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा शायद ना हो। लेकिन यंग पेशेंट्स में डेफिनेटली, बिल्कुल जैसे कहते हैं, निश्चित रूप से अगर ये लगाया जाए तो काफ़ी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये अंदर ब्लॉकेज को हटा देगा। जैसे आप सिरदर्द के लिए गोली खाते हैं, आपने गोली खाई, सिरदर्द खत्म तो गोली भी गायब। उसी प्रकार से ये स्टेंट अंदर गया, ब्लॉकेज खत्म और स्टेंट भी खत्म, यानी कि शरीर में कोई भी फॉरेन बॉडी अंदर नहीं बचती। आफ्टर 1 to 2 years एकदम खत्म हो जाता है। तो इसलिए यंग पेशेंट्स में हम लोग ज़्यादा इसको बताते हैं, और इसलिए अब जो है नए स्टेंट्स जो ये आ रहे हैं, आई एम श्योर इसका काफ़ी इस्तेमाल होगा। डॉक्टर चंद्रा, बीआरएस पर जो क्लिनिकल स्टडी है वो कहाँ तक पहुंची है, ये समझना आपसे बेहद ज़रूरी है कि भारत में इसका कितना इस्तेमाल हो सकता है, कितना सक्सेस इसमें मिल सकता है, भारत में प्रचलन कितना ज़्यादा है, और क्या ये टेक्निक हमारे देश में पूरी तरह से उपलब्ध है अब? हमारे देश के अंदर जब ये हमने, जैसे आपको बताया कि पिछले 10 साल में हम लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे, और पहले बाहर की कंपनी अमेरिका की थी जिसके के स्टेंट लगते थे, लेकिन उसके कुछ रिजल्ट्स नेगेटिव आ गए बीच में, इसलिए उन लोगों ने इस प्रोसेस को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। तो उनका मॉडिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में हम लोगों ने इस स्टेंट को ऑलरेडी मॉडिफाई कर लिया, और इसकी बेसिस पे एक नया स्टेंट बनाया गया इंडिया के अंदर, और वो उसकी स्टडी जो इनिशियल की गई वो काफ़ी बढ़िया निकली, और उसमें देखा गया कि कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, और ओवरऑल जो हमें सक्सेस मिलनी चाहिए उससे उतनी सक्सेस मिल रही है।
तो ये पेशेंट की स्टडीज जो इंडिया में की गई उसका काफ़ी हमें लगता है कि इससे धीमे धीमे करके और ज़्यादा पेशेंट्स पे हम लोग देखेंगे, और अगर लगा कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है तो सर्टनली दिस विल बी अ रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एंजियोप्लास्टी। डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, आपसे स्टेंट टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि जो ये पूरा टेक्नोलॉजी है उसका प्रोग्रेस भारत में कितना देखने को मिला है, कहाँ पर पहुंचे हम स्टेंट टेक्नोलॉजी में? इसी स्टेंट टेक्नोलॉजी में अगर हम कंपेयर करते हैं आजकल तो हम लोग काफ़ी अच्छे हैं। लाइक कुछ हमारी इंडियन कंपनीज बहुत ही अच्छे स्टेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें कि अगर हम कंपेयर करें तो वी आर इक्वलेंट टू आवर डेवलप्ड कंट्रीज जो स्टेंट बना रहे हैं, उसी क्वालिटी के स्टेंट बना रहे हैं हम लोग, राइट। और टू द एक्सटेंट कि हमारे काफ़ी देशों में हम लोग स्टेंट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो अगर हम देखें कि कहाँ तक पहुंचे हैं तो टेक्नोलॉजी में हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं, और आई थिंक रिसर्च भी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, और स्टेंट भी हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं काफ़ी कुछ, और अब हम काफ़ी कुछ बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हैं विदेशों पे कि अगर वहाँ से स्टेंट नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अग्रवाल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या डेडिकेटेड हार्ट स्टेंट्स हैं उपलब्ध जो कि कोरोनरी लेजन्स हो गए या फिर कोरोनरी आर्टरीज हैं उसके इलाज में इस्तेमाल किए जा सकें? कि हर कंपनी जो स्टेंट बनाती है उसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि कुछ लोग स्लॉटेड ट्यूब पे स्टेंट बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं वो लाइक मॉडिफाइड डिजाइंस होते हैं, कुछ में स्ट्रट थिकनेस ज्यादा होती है, किसी में स्ट्रट थिकनेस कम होती है, इसका मतलब थिकनेस ऑफ द मेटल व्हिच हैज बीन देयर इन द स्टेंट, राइट। कुछ में ओपन सेल होता है, कुछ में क्लोज्ड स्लज डिजाइंस होते हैं, कुछ जो स्टेंट्स होते हैं उसमें दवा का फर्क होता है कि दवा की जो आपका क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है, उसमें कोटिंग की भी टेक्निक डिफरेंट होती हैं, तो इस सब को मिला के एक स्टेंट की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, और ये आपका कार्डियोलॉजिस्ट ही वो डिसाइड कर सकता है कि आपके लीजन के लिए कौन सा स्टेंट सूट करेगा। उसको पता होता है कि किसमें कुछ में क्या होता है स्टेंट के अंदर कुछ डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं, कुछ विच इज मोर फ्लेक्सिबल, कुछ में ज्यादा स्टिफ होता है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है कि आपकी लीजन को कौन सा स्टेंट सूट करेगा। डॉक्टर अग्रवाल, एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं कि किसी पेशेंट को जैसे स्टेंट लगवाना है तो स्टेंट लगाने से पहले क्या जानकारी उनके पास होनी चाहिए कि कैसा स्टेंट लगाना चाहिए, क्वालिटी कैसी हो, एक स्टेंट की पहचान कैसे की जा सकती है? ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है। परिवार वालों को और मरीजों को ये जान पाना कि सब इस तरह की क्या क्या क्वालिटीज होनी है लगवाने से पहले, इसका डिसीजन तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है, राइट। वो ज़्यादा गूगल सर्च करेंगे लेकिन उनको कुछ मिलेगा नहीं, उसमें सारे स्टेंट एक ही से लगते हैं, उसमें नहीं पता लगा पाएंगे, तो ये डिसीजन उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट पे ही छोड़ना पड़ेगा, और वही डिसाइड कर सकते हैं इनके लिए कि कौन सा स्टेंट अच्छा रहेगा। और अक्सर ये देखा गया है कि आप एक चीज जरूर कंफर्म कर सकते हैं, ये बात भी कर सकते हैं कि जो भी स्टेंट आपके चूज किया जा रहा है उसके पास क्लिनिकल डेटा होना चाहिए कि काफी समय से स्टेंट लग रहा है, उसकी परफॉर्मेंस का और उसकी सेफ्टी का, क्योंकि सारी जो अच्छी कंपनीज हैं वो पहले डेटा प्रोड्यूस करती हैं सालों तक, उसके बाद वो मरीजों में लगना शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आपने कल स्टेंट बनाया और आगे मार्केट में आके आपने मार्केटिंग करना शुरू कर दिया, तो पहले उनका पूरा क्लिनिकल प्रोफाइल देखा जाता है कि कितने पेशेंट में पहले आपने लगाया है, क्या उसका डेटा है, फिर उसका फॉलोअप किया जाता है, जब वो अप्रूव होता है उसके बाद लगना शुरू होता है। तो ये चीज जरूर इंक्वायर कर सकते हैं कि जो भी स्टेंट हमारे लगाया जा रहा है उसका क्या डेटा है, उसका क्या लॉन्ग टर्म आउटकम है और क्या सेफ्टी प्रोफाइल है, तो ये चीज जरूर चेक की जा सकती है। तो कोविड का टाइम है और दिल का ख्याल हर किसी को रखना चाहिए, न सिर्फ वर्ल्ड हार्ट डे के समय बल्कि हर दिन दिल के लिए खास होना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद दिल का ख्याल रखने के कुछ और टिप्स हम जानेंगे। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। वेलकम बैक। वर्ल्ड हार्ट डे के इस खास मौके पर हम दिल को हेल्दी बनाए रखने की चर्चा कर रहे हैं देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट से जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आइए हार्ट डिजीज से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए जानने बेहद जरूरी हैं। वैसे कार्डियक पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होते हैं, जिन्हें डायबिटीज होती है, उनके लिए कोविड-19 संक्रमण बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। भारतीय युवाओं में कोरोनरी हार्ट डिजीजेस का अनुपात जो पश्चिमी देशों के युवा हैं उनकी तुलना में लगभग दोगुना है।
वहीं महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर की तुलना में हार्ट डिजीज होने का खतरा अब 8 गुना ज्यादा रहता है महिलाओं में। पुरुषों की अपेक्षा में दरअसल हार्ट डिजीज का आसानी से महिलाओं में पता नहीं चल पाता है। अगर आप भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को हराना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें #HeartToBeatCVD। तो आइए एक बार फिर से चर्चा शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रविंद्र राव से जानते हैं कि आखिरकार भारत में, जैसा हम समझ रहे हैं डॉक्टर राव, की दिल के मरीजों की संख्या बाकी देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मैं आपसे अलग अलग तरीके के हार्ट वाल्व डिजीजेस के बारे में समझना चाहती हूँ। हमारे देश में इस टाइप की बीमारियां हैं, वो कितनी ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं? नमस्कार, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि आप जानते हैं 1980 के दशक में भारत में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण टीबी की बीमारी होती थी और 2013 के अंदर जो लैंसेट के अंदर पेपर पब्लिश हुआ उसमें ये पाया गया कि भारत के अंदर मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हार्ट की बीमारियां हैं। जैसा कि आपने बताया, हार्ट की बीमारी भारत देश में बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो कि अपन डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने मेरे से हार्ट के वाल्व के बारे में पूछा है, हृदय में 4 मुख्य वाल्व होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। लेफ्ट साइड के वाल्व को एओर्टिक और माइट्रल वाल्व बोलते हैं, राइट साइड के वाल्व को ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व बोलते हैं। किसी भी वाल्व में 2 प्रकार की बीमारी हो सकती है। क्या तो वाल्व लीक कर सकता है, इसका मतलब खून आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ लीक स्टार्ट हो जाती है, जिसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। दूसरा, वाल्व सिकुड़ सकता है, जिसको स्टेनोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि वाल्व का जो ओरिफिस है, उसका डायमीटर है, वो पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है और जितनी मात्रा में खून उसके द्वारा उसके अंदर से फ्लो होना चाहिए उतना फ्लो नहीं हो पाता। इसके कारण हृदय और लंग्स और शरीर के दूसरे अंगों पर असर पड़ना चालू हो जाता है। तो मुख्य प्रकार से 2 बीमारियां हो सकती हैं, क्या तो लीकेज या फिर स्टेनोसिस। डॉक्टर राव, मैं बहुत ही आसान भाषा में आम लोगों की समझ के लिए आपसे एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में समझना चाहती हूँ। और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही होता है कि इसमें मरीजों में लक्षण क्या नजर आते हैं? तो एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स के जो मेजर सिम्टम्स होते हैं वो है चलने पर सांस फूलना, चलने पर सीने में भारीपन आना या फिर सिनकपी मतलब चक्कर या बेहोशी जैसा आना। ये सारे के सारे सिम्टम एओर्टिक स्टेनोसिस के मरीजों में इसलिए होते हैं क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस होने के कारण हृदय को बहुत अधिक प्रेशर से ब्लड पंप करना पड़ता है। सो हृदय इस प्रेशर के कारण उसको पेशेंट को चलने पर सीने में भारीपन आ सकता है, चलने पर सांस फूल सकता है या चलने पर चक्कर आ सकते हैं। लेकिन बहुत सालों तक ऐसे पेशेंट्स को कोई सिम्टम भी नहीं होते हैं। इसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं। डॉक्टर राव, आपने हाल ही में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सर्जरी की है। इस प्रोसीजर में धमनियों को ठीक करने में ओपन हार्ट सर्जरी के इस्तेमाल की जगह टैवर टेक्निक का इस्तेमाल हुआ। ओपन हार्ट सर्जरी के मुकाबले ये टैवर टेक्निक कितनी अलग है और ये टेक्निक होती क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी वर्सेस ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। जिन सही सेलेक्टेड पेशेंट में ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट सर्जरी से बेटर ट्रीटमेंट है। अब वो कौन सा सही पेशेंट है जिसके अंदर ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट बेटर होगा, वो एक फिजिशियन या उसके डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट को डिसाइड करना होगा। लेकिन ऐसे सही पेशेंट के अंदर टैवर सर्जरी से इसलिए सुपीरियर है क्योंकि उसके अंदर मृत्यु होने की संभावना कम है, स्ट्रोक यानी कि लकवा होने की संभावना कम है, हॉस्पिटल स्टे नंबर ऑफ डेज जितने दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है वो कम है और आईसीयू स्टे वो बहुत ही कम है। एट्रियल फिब्रिलेशन नाम का कॉम्प्लिकेशन टैवर में कम है और किडनी को नुकसान पहुंचने की संभावना भी टैवर में कम है। इन सब पॉइंट्स को देखते हुए ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट सर्जरी से बेटर है सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। डॉक्टर सेंगू टोबेलू का रुख करते हैं। डॉक्टर, ये बताइए कि हार्ट डिजीजेस को आमतौर पर कहा जाता है कि ये पुरुषों में ज्यादा होने वाली बीमारी है। आंकड़े हालांकि इससे काफी अलग चीजें बयां करते हैं। महिलाओं में भी अब इसका खतरा बढ़ता जा रहा है हार्ट प्रॉब्लम्स का। Yeah, we know that heart disease is the #1 killer on the planet today. And of that, in India, particularly if you look at the data, almost about 10 million deaths occur related to cardiovascular deaths. And after that, about 40% would be women. And some of them even at younger age, at least about 8 lakh events at a younger age.
So one of the reasons why it's called a male disease is because women are generally reluctant to go to the hospital for a number of reasons. They are either not willing to tell out their symptoms, or they don't have support systems. Number of reasons that women come late or they don't present early, but still significant disease is there in women, particularly post-menopausal. When they get older, after their menopause, the risk is equivalent to male, and definitely they should pay attention to their health and come yearly to the hospital if they have any kind of symptoms. डॉक्टर सेंगिटोवेलू, मैं आपसे एंजियोप्लास्टी में इमेजिंग के रोल के बारे में समझना चाहती हूँ कि ये कैसे मरीजों में बेहतर क्लिनिकल आउटकम के लिए इस्तेमाल हो रहा है. See, angioplasty is a procedure where we place stents within the blood vessels which supply the heart muscle. But now today we have high new technologies where we can understand the disease more clearly, which means the blood vessels which supply the heart can be imaged. In the sense, we put a small miniaturized tube into the heart blood vessels, where which we can magnify it to almost 500 times and then clearly visualize. So either by sound waves like ultrasound, or we can use light called infrared light. So when we look at the blood vessels very, very magnified way with a high resolution, we can see the blocks very clearly. We can identify the nature of the block, whether it is fat content or calcium or fibrotic tissue. We can also measure the vessel size accurately, where the disease starts, where the disease ends. So all that will be clearly known. So when we do that, we can appropriately treat it with the right size stent and make sure we land from a healthy zone to healthy zone, thereby avoiding any leaving out any unnecessary blocks which are left out within the vessel. So when we do that, this translates to better outcome on the long run, which means the blood flows nicely. There is no clot or there is no progression. Suppose we don't do imaging, then we may not know by angiography. We might land in a mildly diseased segment, and that can progress and recur after angioplasty. So today we are doing this advanced imaging and then understanding the disease state, placing the right and appropriate stent. And after placing the stent, when we repeat the imaging, we also can understand that the stents are well placed and well apposed, the vessel blood flow is maintained well. So this is to ensure we have almost restored to a normal, healthy blood vessel, which will lead to a long-term good outcome and longevity for that patient. सलामत रहे दिल हमारा. और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, हर दिन आपको अपने दिल का ख्याल रखना है. कैसे रखना है, किन टिप्स से आपको अपने दिल को सलामत रखने में मदद मिलेगी, उस पर आज हमने चर्चा की है. मेडिकल टेक्नोलॉजी हार्ट के मामले में कितनी आगे बढ़ गई है, वो भी आज हमने जाना. इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, डॉक्टर प्रवीर अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र सिंह राव और डॉक्टर सेंगिटोवेलू. आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए. तो इसी के साथ वर्ल्ड हार्ट डे पर जी बिजनेस की इस खास पेशकश में बस इतना ही. वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है. देखते रहिए जी बिजनेस.